नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले 4-5 दिनों से मेरी स्वास्थ्य सही ना होने के कारण जो है वीडियो नहीं डाल पा रहा था और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ, तो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ अगली कड़ी में, जो कि है आज का टॉपिक हमारा है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के जो शासकों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र हुआ था बिंदुसार। तो इन दोनों शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसी कड़ी में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने के बाद में जो है ये आपका अगला टॉपिक शुरू होगा, फिर मौर्य प्रशासन के बारे में रहेगा। तो आज हम लोग जो है सम्राट अशोक के बारे में देख लेते हैं। सम्राट अशोक का जो टॉपिक है भारतीय प्राचीन इतिहास में, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आए दिन पूछे ही जाते हैं। वैसे तो मौर्य वंश ही संपूर्ण इम्पोर्टेंट, लेकिन मौर्य वंश के अंदर जो पूछे जाते हैं प्रश्न में सम्राट अशोक वाले टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के बारे में जो जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो उसके द्वारा उल्लिखित करवाए गए अभिलेख हैं, उसी से जानकारी मिलती है और वहीं से प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। तो देखते हैं इसके बारे में हमारा जो है सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक का कार्यकाल कब से कब तक माना गया है? तो 273 बीसी से 232 बीसी के मध्य में माना गया है। और अगर ये बात देखी जाए कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो कौन से हैं, तो जानकारी प्राप्त करने के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं वो अशोक के द्वारा उल्लिखित करवाए गए उसके स्वयं जो अभिलेख हैं उसी से ही जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ये उसके राज्याभिषेक के बाद की जानकारी प्राप्त होती है, यानी सम्राट अशोक ने 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो 269 बीसी के बाद में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसी का उल्लेख करवाया गया है अभिलेखों पर, और उसी के बाद की जानकारी मिलती है। अगर हमें अशोक के राज्याभिषेक के पहले के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें भारतीय साहित्यों पे ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और भारतीय साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे जो पुराण है और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करवाने को लेकर के। तो अगर हम देखें कि जो है उसके पहले, यानी अगर देखा जाए इसमें हमने पहला पढ़ लिया अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के अभिलेख हैं, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी है वो राज्याभिषेक के समय से प्राप्त हो रहे हैं। राज्याभिषेक के समय से जानकारी उपलब्ध है किसमें? अभिलेखों में। लेकिन अगर राज्याभिषेक के पहले के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो हमें साहित्यों पर, भारतीय साहित्यों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो भारतीय साहित्यों में क्या हमें प्राप्त होता है? तो भारतीय साहित्यों में हमें, अगर हम सबसे पहले ले पुराण, तो पुराणों में अशोक का पूरा नाम क्या लिया गया है? वर्णन मिलता है। अशोक का पूरा नाम अशोक वर्धन मिलता है, जबकि उसकी माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। तथा पुराणों में ही उसके एक भाई जिसका नाम था सुसीम का भी वर्णन मिलता है। और सुसीम के बारे में देखा जाए तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें ये उल्लेख हुआ है कि अशोक के पिताजी यानी बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं। उन 16 पत्नियों से 101 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और इसमें ये उल्लेख हुआ है कि अशोक को गद्दी तो मिल गई थी 273 बीसी में ही, लेकिन वो अपना राज्याभिषेक 269 बीसी में ही करवाता है। और इस बीच में जो कालखंड है, जो टाइम पीरियड है बीच का, उसका मतलब डिले होने का जो मुख्य कारण बताया गया है बौद्ध ग्रंथों में कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी।
लेकिन जैन ग्रंथों में इसका खंडन किया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक के बारे में बताया गया है कि उसने 99 भाइयों नहीं बल्कि उसका जो एक सौतेला भाई था जिसका नाम था सुसीम के साथ ही संघर्ष हुआ था, अतः उसे पराजित करके उसने मौर्य वंश की सत्ता प्राप्त की थी। तो ये जो है हमारे साहित्यों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। बहरहाल यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। अगला जो चीज़ है, अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या, अशोक की ज्येष्ठ रानी का मतलब जिसे रानी का दर्जा दिया गया था उनका नाम क्या था, देवी या महादेवी था, जिससे जो एक पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था महेंद्र और संघमित्रा। तो पत्नी थी देवी या महादेवी, उनसे उत्पन्न पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा थी। अशोक की अन्य रानी यानी महादेवी के अलावा अन्य रानी कौन सी थी, तो एक का नाम था करवाकी, और करवाकी का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो कौशाम्बी से जो प्राप्त अभिलेख है, कौशाम्बी लेख से प्राप्त हुआ। कौशाम्बी अभिलेख में करवाकी का उल्लेख हुआ है। करवाकी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। फिर एक है तिस्रक्षिता, पद्मावती, संघमित्रा का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात यह कि करवाकी जो उनकी पत्नी थी उनका उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो वो कौशाम्बी अभिलेख में प्राप्त होता है। इसी कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को। अगले पॉइंट के अंतर्गत अगर हम देखें, जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि सम्राट अशोक जो है 273 BC में ही गद्दी प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो राज्याभिषेक अपना 269 BC में करवाते हैं। और इसके जो प्रमुख कारण के रूप में है वो अलग अलग बौद्ध साहित्य या जैन साहित्य या पुराणों में अलग अलग बातें कही गई हैं कि उसमें 99 भाइयों की हत्या करके जो अपना प्राप्त किया था। लेकिन बहरहाल उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे देखना है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 BC में। हमें यही इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा गया। फिर अगले पॉइंट के रूप में अगर हम देखें तो सम्राट अशोक के कार्यकाल की एकमात्र राजनीतिक घटना क्या थी, कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग कहाँ था, तो कलिंग क्षेत्र था उड़ीसा में। और कलिंग के युद्ध में ही अगर देखा जाए टाइम पीरियड कि कलिंग युद्ध हुआ कब था, तो ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। मतलब कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। राज्याभिषेक कब करवाता है, 269 में। तो 269 में अगर 8 घटाते हैं तो 261 BC में ये कलिंग युद्ध हुआ था। अच्छा, इसकी जानकारी वो कहाँ देते हैं, तो 13वें शिलालेख में प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दी है। जो लोग नहीं देखे हैं हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे, आप लोग वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। युद्ध हुआ कब था, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 BC में हुआ था। अच्छा, कलिंग युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो एक पक्ष में तो सम्राट अशोक के बीच में हुआ था, लेकिन दूसरे व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध है। खाली कलिंग के बारे में ही जो है जानकारी उपलब्ध है। तो इसीलिए हमें इतना ही पढ़ना होता है और इतना ही पूछा जाता है प्रश्न में। अगला पॉइंट अगर हम देखें, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध द्वारा विजय की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को धारण कर लिया। माना जाता है कि कलिंग युद्ध में अशोक के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ जिससे वो विचलित हो गया, और विचलित होने के बाद में उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति के द्वारा विजय प्राप्त करने का प्रयास किया तथा एक धम्म चलाया। अच्छा, अशोक ने एक नया धर्म चलाया। इसमें कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अशोक के द्वारा जो धर्म चलाया गया था वो बौद्ध धर्म से प्रेरित था। फिलहाल अगर हम देखें कि अशोक ने जो धम्म जारी किया था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो इसने युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपनाया था, ये पॉइंट हो गया। और इसमें यानी जो अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया था, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, 7वें स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अशोक के द्वारा जो धम्म नीति का प्रचलन किया गया तो वो दूसरे और 7वें अभिलेख से प्राप्त होती है। दूसरे अभिलेख में वो अशोक जो है स्वयं से
प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, और 7वें अभिलेख में धम्म के बारे में जानकारी देता है कि यही धम्म है। अशोक के अनुसार धम्म क्या है? अपासिन्वे। अपासिन्वे का मतलब है कम पाप करना, कम से कम पाप करना, कम से कम पाप करना। बहुकयानी मतलब अधिकतम, अधिकतम अच्छे कार्य करना, अच्छे कार्य करना। दया दानी मतलब दान, दयाशीलता, दयाशीलता और दानशीलता। सच्ची सोच है मतलब सचरित्रता, सचरित्रता और सज्जनता। माधवे साधवे मतलब मृदुता ही धम्म है। मतलब अपासिन्वे, बहुकयाने, दयादाने, सचे सचे, माधवे साधवे ही धम्म है। ये जिस भाषा में लिखा गया था उसका हिंदी अनुवाद है। मतलब कम से कम पाप करना, अधिकतम अच्छे कार्य करना, दयाशीलता, दानशीलता धारण करना, और जीवन में सच्चरित्रता, सज्जनता को धारण करना, तथा वाणी में मृदुता को धारण करना ही धम्म है। तो ये एक छोटा सा हमने परिभाषा देने का प्रयास किया है अशोक के धम्म के बारे में। इसमें और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम लोग इतने से काम चलेंगे। ये भी नहीं पूछा जाता है, खाली धम्म का उल्लेख अशोक के किस स्तंभ लेख में हुआ है, इतने से काम चल जाएगा। तथा अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने क्या किया था ये पूछा जाता है। तो अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या की थी? स्वयं धम्म यात्राएं प्रारंभ की थी, तथा विदेशों में अपने राजदूत भेजे थे। राजदूत के तौर पे जो प्रश्न पूछा जाता है, उनके जो पुत्र थे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। किस लिए? धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। जिससे यानी इन दोनों से उस समय जो श्रीलंका के शासक थे उनका नाम था तिस्य, वो प्रभावित होकर यानी अशोक के धम्म से प्रभावित होकर उन्होंने भी देवानांपिय की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों ये था आज सम्राट अशोक के बारे में हमने चर्चा की। कल जो है प्रयास करेंगे हम आपको मौर्य प्रशासन के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार आप लोग जो है हमारा YouTube चैनल निरंतर देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो मैं बना रहा हूँ। और हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।